पहले बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय क्लासेस पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम आपको लगभग चौथी क्लास पढ़ा रहे हैं और आज हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। मैंने आपको पढ़ाया था कि भारतीय संविधान जब बना उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो कौन सी अनुसूची क्या कह रही है इस बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची भारतीय संघ में घटक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अधिकार एवं क्षेत्र की व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची, जिसके तहत भारतीय संविधान में जो घटक है, अंग है भारतीय संघ के, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, उनकी व्याख्या करती है। इसका मतलब है कि उनकी सीमाओं का निर्धारण, नए राज्यों का गठन, सब इसी के अंतर्गत आएगा। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 + 8 का कॉम्बिनेशन है वर्तमान समय में। ठीक है, इस व्याख्या की व्याख्या जो है प्रथम अनुसूची करती है। दूसरी अनुसूची राज्य संघ के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन की व्याख्या करती है। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा बच्चों? ये वेतन की व्याख्या करती है राष्ट्रपति की, इसमें राष्ट्रपति आएगा, इसमें राज्यपाल आएगा, इसमें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, एवं उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश। एवं मुख्य न्यायाधीश इसके अंतर्गत। ये चीजें इसके अंदर आ जाएगी। थर्ड अनुसूची क्या कहती है? थर्ड कहती है, तीसरी अनुसूची में कहती है ये भारतीय संघ के पदाधिकारियों की पद की शपथ की व्याख्या है। किसकी?
इसमें आएगा आपका राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के अंदर सभी आ जाएंगे, सारे मंत्री और सारे मंत्रियों का नेता माने प्रधानमंत्री। ठीक है, ये चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। चौथी अनुसूची, आप देख रहे हैं कि पहली तीन अनुसूची जो है भारतीय संघ के पदाधिकारियों की व्याख्या करती है। जो चौथी अनुसूची है वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश प्रदेशों के राज्यसभा प्रतिनिधित्व की व्याख्या करती है। माने क्या कहती है? वो ये कहती है कि किस राज्य से उसकी जनसंख्या के आधार पर, किस केंद्र शासित प्रदेश से जनसंख्या के आधार पर कितने राज्यसभा सदस्य मनोनीत होंगे, चयनित होंगे, इस बात की व्याख्या चौथी अनुसूची करती है। ठीक है, पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण की नियमावली पर आधारित है। माने जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं उन्हें किस नियमावली के तहत, किन कानूनों के तहत प्रशासनिक मदद प्रदान कर जाएगी और किस प्रकार से उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, ये सारे के सारे पांचवी अनुसूची में आएंगे। ठीक है, बात करते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है, परंतु ये 4 राज्यों को दिया गया विशेष अधिकार है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण की व्याख्या करती है। मैंने कहा पांचवी और छठी है एक ही, लेकिन इनमें इन 4 राज्यों को जोड़ के, क्योंकि इन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए विशेष प्रावधान के तहत इन 4 राज्यों में अलग से जोड़ा गया छठी अनुसूची को भारतीय संविधान। ठीक है, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 7वीं अनुसूची भारत के 1935 भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1935 में भी आपने एक अनुसूची के तहत ये पढ़ा था कि राज्य एवं केंद्र के बीच शक्ति का बंटवारा, तो वही यहां हो रहा है। 7वीं जो अनुसूची है वो राज्य एवं केंद्र के मध्य शक्ति का बंटवारा। शक्ति तात्पर्य है कार्य क्षेत्र का। 7वीं अनुसूची ये कहती है हमसे कि राज्य किस क्षेत्र में कार्य करेगा, केंद्र किस क्षेत्र में कार्य करेगा,
और दोनों मिलकर किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, इस बात का निर्धारण 7वीं अनुसूची के तहत किया गया। यानी कि उनके क्षेत्र, उस क्षेत्र में कार्य करने के क्षेत्र निर्धारित करेंगे, वो 7वीं अनुसूची के तहत किया गया। इसमें क्या किया गया कि 7वीं अनुसूची ने 3 भाग कर दिए गए कार्य क्षेत्र निर्धारण। ठीक है, पहला बनाया गया संघ सूची। संघ सूची वो क्षेत्र है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। इस क्षेत्र को नियत किया गया, जैसे ये सेम 1935 1935 का जिले में भी यही बात की, इसमें भी यही बात है। जैसे देश की सुरक्षा वहां भी यही इसी में रखी गई थी और यहां भी इसी में रखी गई। जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जैसे मुद्रा, जैसे रेल, जैसे डाक, जैसे तार, ये लगभग सारी व्यवस्थाएं जो है जिनके अंदर कोई भी कानून बनाएगा तो ये संघ बनाएगा, केंद्र बनाएगा और इसे संघ सूची में रखा गया। जब संविधान बना तो इसके अंदर 97 क्षेत्र थे। 97 क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ था संघ को। वर्तमान समय में 100 क्षेत्र हैं, इनकी संख्या बढ़ गई है और 100 अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र कानून बना सकता है। दूसरा हो गया राज्य सूची, इसका फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट हो गया राज्य सूची। इसके अंतर्गत क्या, वह क्षेत्र जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास हो। जैसे राज्य की कानून व्यवस्था, इसके अंदर आ जाएगी राज्य की पुलिस, इसी के अंदर आएगा। जैसे राज्य कर, जैसे राज्य सिंचाई क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास। जब संविधान बना तब इसके पास 66 क्षेत्र थे। 66 क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार इसके पास था। वर्तमान समय में 61 है। वर्तमान में 61 क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है और ये था जब संविधान बना तब। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इसी में आ गया समवर्ती सूची। वहां भी था ये 1935 की भारत शासन अधिनियम में भी था और यहां भी है। ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास भी है और केंद्र के पास भी। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां कानून राज्य एवं केंद्र दोनों बना सकते हैं। उन्हें हम समवर्ती सूची में शामिल करते हैं। यहां एक और है, कंडीशन है कि अगर उसी क्षेत्र में राज्य ने भी बना दिया, उसी क्षेत्र में केंद्र ने भी बना दिया। अगर एक ही विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बोलो बात समझ नहीं क्या? अगर एक ही विषय पर, सपोज करो, राज्य सुरक्षा अधिनियम के आधार पर कानून बना दिया केंद्र ने भी और राज्य ने, तो उस परिस्थिति में केंद्र का जो कानून है वो प्रभावी हो जाएगा
और राज्य द्वारा बनाया गया कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये संघ सूची का एक कोज है, कंडीशन अप्लाई है। कानून दोनों बना, लेकिन अगर एक ही विषय पर केंद्र ने और राज्य ने बना दिया तो राज्य का समाप्त, केंद्र का बना दिया। ठीक है। जब संविधान बना उस समय इसमें 47 विषय शामिल करेंगे और वर्तमान समय में इसमें 52 विषय। ध्यान रखना, संवैधानिक दृष्टि से इन 52 को भी 47 ही गिना जा सकता है। नो प्रॉब्लम। अगर कोई किताब ये कहती है कि संवैधानिक दृष्टि से अगर इनकी काउंटिंग करी जाए तो ये 47 ही है, तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना। अगर ऑप्शन तुम्हें एग्जाम में मिलता है 47 पर भी, तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची मान के चलते तुम्हें समझ में आ रही, कोई डाउट नहीं है। आगे संविधान की 8वीं अनुसूची के समय, संविधान की 8वीं यानी कि जब संविधान हमारा मूलभूत संविधान बनकर तैयार और 26 नवंबर 1949 को प्रेषित किया गया, उस समय संविधान में 8वीं अनुसूची थी। तो उस समय के संविधान में 8वीं अनुसूची के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अनुसूची भारत की 18 भाषाओं की अनुमति की व्याख्या करती है। सॉरी, इसे 14 करते हैं। ठीक है। यह अनुसूची जो थी उस समय के संविधान में भारत की 14 भाषाओं की, जब मैंने बताया आपको, जब बना था, ठीक है, फिर इसमें धीरे धीरे संशोधन हुआ क्या, 1973 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, 67 में करना, ठीक है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत यह किया गया 21वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित कर दिया। यानी अब हो गई कितनी, 15 हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1993 में 71वां, सॉरी इसमें डाउट है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मुझे भी लगा 1992, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें एक भाषा जोड़ी गई कोंकणी, एक जोड़ी गई नेपाली और एक जोड़ी गई मणिपुरी। ये आपको याद रखना जरूरी, भाषाओं को जोड़ा गया। फिर अभी तक के वर्तमान संशोधन में भाषा संबंधित एक संविधान संशोधन हुआ 2003 में, ठीक है। फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। बहुत एक्सेप्टेड रहा। जब ये हुआ था 2003 में, तो उस समय के एग्जाम में बहुत एक्सेप्टेड क्वेश्चन था, बहुत परेशान पूछा। इसके तहत 4 भाषाओं को, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, 4 भाषाएं जोड़ी गई। यानी बच्चों
यानी अब तक 8वीं अनुसूची में मैंने कहा 14 और 8 ही जोड़ दी, तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को भारतीय भाषा का दर्जा अथवा स्थान प्राप्त है। ठीक है, ये किस किस तरह की जोड़ी मैंने आपको समझा दी। पहले से प्रारंभ में 14 थी, फिर 3 बार संविधान संशोधन हुए और इन 3 बार के संविधान संशोधन के तहत 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। और वर्तमान समय में ये कायदे में जब संविधान बना तो यहां तक की बात थी, तो यहां तक हमने 8 अनुसूची पढ़ी। अब संविधान में आएगी 9वीं अनुसूची। ध्यान से देखो कि पहले कितनी अनुसूची थी? 8 थी, यानी 9वीं जुड़ी पहली बार, यानी ये जुड़ी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। समय रहा 1951 द्वारा 1951 में जोड़ी गई। अब इसके अंदर था क्या? ठीक है, इसके अंदर ये बात थी, इसके अंदर ये कानून नियम था। नियम ये कहता था कि राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार जोड़ा गया। ये अनुसूची कहती है कि कोई राज्य अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति या किसी फर्म की संपत्ति का अधिग्रहण करती है, उस समय जब जोड़ी गई तो ये कहती थी कि व्यक्ति इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कानूनी यातना नहीं कर सकता। अगर राज्य संपत्ति अधिग्रहण करता है तो व्यक्ति कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें एक खोज लगा बाद में 2007 में क्या हुआ, मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता है तो व्यक्ति के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था कि वो कोर्ट में से चुनौती पेश कर सके। लेकिन होता क्या है कि 2007 में संविधान पीठ ने यह विवेचना दी कि संपत्ति अधिग्रहण के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है। समीक्षा की जा सकती है कब? जब वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हो। ठीक है, जब वह मौलिक अधिकारों का हनन अथवा शोषण करती है, तब उसे चुनौती दी जा सकती है। ये बात कहती है 2003-7 की संविधान पीठ ने इस बात को डाल दिया। ठीक है, हमारे पास प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के बारे में फिर कभी बात करूंगा, लेकिन आज इसका जिक्र हो गया तो अब एक मोटी मोटी सी बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, पहला है समता, मैं लिख देता हूं मौलिक अधिकार। पहला है समता अथवा समानता का अधिकार। सेकंड है स्वतंत्रता।
के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा। बात है कि आगे पीछे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इनके अंदर क्या होता है, जब मैं मौलिक अधिकार की बात करूंगा तब बात करूंगा इस बारे में। अभी तो मैं समझा रहा कि किस किस कंडीशन में ये इसकी सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा हो सकती है। पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अंतिम, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं हो रहा। और अंतिम छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का ये चीजें जो है, अगर कहीं भी संपत्ति के अधिग्रहण में ये 6 चीजें, कोई कंडीशन बनती है, कोई व्यक्ति कहता है कि इन परिस्थिति में ये मेरे मौलिक अधिकार के विरुद्ध जा रही है, तो फिर उसकी सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा होगी। ये इस 9वीं अनुसूची में कंडीशन अप्लाई हो गई। क्लियर हो गया? वेरी गुड। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। दसवीं अनुसूची भारतीय संविधान में कुछ कंडीशन के साथ लागू की गई 1985 में। डलियां देखिए, इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया उसके अंदर? इसके अंदर बेहद महत्वपूर्ण, बहुत एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर आया दल बदल कानून। क्या हुआ कि 1985 तक ये बात नीड पड़ गई, संविधान की आवश्यकता पड़ गई कि भाई अब जरूरत है इस कानून की, इस कानून में बुलाना पड़ेगा। होता क्या था कि किसी पार्टी के सिंबल पर कोई एमपी अथवा एमएलए, कोई विधायक अथवा लोकसभा सदस्य अगर चुनकर चला गया तो वो किसी लोभ में, लालच में अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पक्ष में सम्मिलित हो जाता। तो दल बदल कानून ने ये स्वीकृति दी कि वो व्यक्ति अगर अपनी पार्टी सिंबल पर लड़ाए किसी पार्टी के और जीतने के पश्चात अगर वो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो पार्टी से उस पद की सदस्यता समाप्त हो सकती है जिस पद पर वो जीता है, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए, दोनों के लिए कानून पास है। इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, यहाँ भी वो स्टार लग गया, कंडीशन अप्लाई। ठीक है, अगर किसी पार्टी से जाने वाले, छोड़ के जा रहे, जाने वाले एमपी अथवा एमएलए, विधायक अथवा सांसद की संख्या उक्त संख्या का 2/3 से कम हो तो यह नियम लागू। बोलो समझे कि नहीं समझे? अगर किसी पार्टी से जीतने के बाद, किसी पार्टी के सिंबल पर जीतने के बाद विधायक अथवा सांसदों में 2/3 सदस्य से कम जा रहे हैं तो उनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत समाप्त हो जाएगी। अगर वो विधायक है तो विधायक नहीं रहेंगे, अगर सांसद है तो सांसद नहीं रहेंगे, बशर्ते पार्टी उन पर
इस संबंध में कार्रवाई चाहती है। अगर उनकी संख्या 2/3 से कम है, लेकिन अगर संख्या 2/3 से ज्यादा है और फिर वो जा रहे तो फिर उनके विरुद्ध दल बदल कानून नहीं रहेगा। पहली कंडीशन आ गई। यहां यह माना जाता है कि अगर कोई पार्टी विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई में सम्मिलित हो रहा तब भी इस बात का समर्थन माना जाता है। और छोटी छोटी 2 कंडीशन है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्यक्ति किसी पक्ष में मत कर रहा तो उसे पार्टी विरुद्ध कार्रवाई में सम्मिलित नहीं माना जाएगा और उसे पार्टी की मुख्य धारा से या विचारधारा से अलग नहीं माना जाएगा। इस कारण से ये कंडीशन वहां भी नहीं लगती। राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के चुनाव की कंडीशन में भी ये कंडीशन नहीं लगेगी दल बदल का। समझ रहे? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इसके बाद चलता है क्या 11वीं अनुसूची। ये 73वां संविधान संशोधन। संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। क्या कहती है बच्चों? ये कहती है ग्राम पंचायत की शासन एवं नियंत्रण की नियमावली को प्रस्तुत करती है। और उनकी सुनिश्चित संख्या बताती है। 1993 का 73वां संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत एक निश्चित नियमावली के तहत कार्य करेगी। ग्राम पंचायत को इसके तहत प्रावधान के तहत 29 नियम दिए गए। जो नियम दिए गए नियमावली के उसमें 29 नियमों को संचालित किया गया। ठीक है, इसी के बाद 12वीं अनुसूची। जो 74वां संविधान संशोधन है, ये 73वां है ना, कंफर्म हो रहा ना? ठीक है, 74वां 93 में आया ये भी संविधान संशोधन 1992। हाँ, 93 है। ठीक है, मुझे लगा मैं ही गलत। 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। इसमें क्या किया गया? इसमें शहरी, जिसे नगर पंचायत बोलते हैं हम, ठीक है, शहरी विकास प्राधिकरण की नियमावली को 19 बिंदुओं द्वारा जोड़ा गया। इस तरह से 12 की 12 वर्तमान संविधान की अनुसूची मैंने आपसे बात कर दी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से बात करो। 18 नियम थे ना, सॉरी इसमें 18 है, जो 22 है ना, 29 है, 29 ठीक है, 29 नियमों को जोड़ा गया। तो आज हमने बात करी भारतीय संविधान की प्राथमिक 8 अनुसूची, उसके बाद जोड़ी गई 4 अनुसूची, किस किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी को जोड़ा गया है, ये भी मैंने आपसे बात करी। और मैं ये बता देता हूँ आपको कि 12 की 12 एग्जाम एक्सेप्टेड है, बाद की 4 ज़्यादा एग्जाम एक्सेप्टेड है और उनमें लगने वाले पोस्ट भी एग्जाम एक्सेप्टेड है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध रही होगी। आपने वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।